छठा दिन है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। कब तक ये जंग जारी रहेगी पता नहीं, लेकिन आज की कहानी आपको बताऊं कि कैसे एक दौर था जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के गहरे दोस्त हुआ करते थे। कैसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी सावक एक दूसरे के लिए मिलकर काम करते थे। कैसे तेल बेचा करते थे एक दूसरे के साथ। फिर ये दोस्ती कब तक चली और कैसे टूटी, वो कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले लास्ट सैटरडे 28 फ़रवरी को अमेरिका और इजराइल के इस हमले में जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई, उसको लेकर तमाम खबरें थी। एक डिटेल रिपोर्ट आपको बताई थी कि कैसे CIA ने उससे पहले मोसाद लगातार वहाँ ज़मीन तैयार कर रहा था, खुफिया जानकारी थी, मीटिंग की और उसके बाद कैसे वहाँ बम गिराए गए। एक नई जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से CIA लगातार खामेनी और उनके इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रख रहा था, लेकिन असल में आखिरी वक्त में जो खबर मिली कि खामेनी 28 फरवरी को तेहरान के ख़ास इलाके की ख़ास बिल्डिंग में जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप है यानी IRGC, उसके आला टॉप ऑफिशियल के साथ मिलकर मीटिंग करने जा रहे हैं। यह खबर CIA को असल में उन सिक्योरिटी गार्ड्स के ज़रिए मिली जो खामेनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। अब ये गार्ड कौन थे, फ़िलहाल इसका तो खुलासा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन इंटरनल था और शायद सामने आ जाए तो फिर जो भी इसमें मुखबिर और गद्दार था उसका अंजाम क्या होगा आपको पता है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो ये कि CIA ने पूरी तरीके से खामेनी के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, क्योंकि CIA को मालूम था कि खामेनी का जो भी मूवमेंट होगा, कहीं भी जाएंगे तो उनके ख़ास कौन कौन गार्ड है जिनके ऊपर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो बाकी VVIP लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड पर फोकस किया और उनके मोबाइल से लेकर सारी चीज़ों का हैक किया, यहाँ तक कि वो कहाँ रहते हैं वो भी पता किया और उन गार्ड की अब जासूसी शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ उसी वक्त मोसाद जो है तेहरान में जो जितने सड़क पे CCTV कैमरे थे, जो ट्रैफिक कैमरे थे, उनको हैक करने में लगा था और कुछ ख़ास कैमरे की मदद से उसे भी ये पता था कि किस बिल्डिंग में, क्योंकि चुनिंदा बिल्डिंग थी खामेनी की जहाँ वो छुप सकते थे या रह सकते थे या गोपनीय मीटिंग कर सकते थे, उसके बारे में पल पल वो सारी जानकारी उन CCTV कैमरों से मिल रही थी। और उस कैमरे से जो भी तस्वीरें आ रही थी वो सीधे तेल अवीव यानी इजराइल में उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होता और कुछ कैमरे का एंगल ऐसा था जो बेहद ख़ास, मतलब उस बिल्डिंग में कब सिक्योरिटी का मूवमेंट है, कब नहीं है, कब ज़्यादा हलचल है, कोई गाड़ियों का मूवमेंट क्या है, VVIP गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं, ये सारी चीज़ें कैमरों के ज़रिए तेहरान से तेल अवीव तक सारी रिपोर्ट जा रही थी। और इधर CIA सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पैनी नज़र रखे हुआ था। यही वजह है कि जब 28 फरवरी को सुबह खामेनी ने हाई ऑफिशियल मीटिंग की ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ, तो अमूमन ऐसे सारे मीटिंग के दौरान ये होता है कि जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं और जो लोग उस मीटिंग में शामिल होते हैं उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है और मोबाइल कहीं और रखा होता है, वो अपनी अपनी गाड़ियों में या जहाँ पर भी छोड़ देते हैं। मीटिंग के लोकेशन पर मोबाइल ऑन नहीं होता, ना लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो सकती है। तो टॉप ऑफिशियल के मोबाइल तो बंद थे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ख़ासतौर पर जो खामेनी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उनके मोबाइल ऑन थे। अब चूंकि वो उस मीटिंग के अंदर तो शामिल नहीं थे, बिल्डिंग के बाहर थे और बिल्डिंग के बाहर मोबाइल ऑन, और तब तक CIA पता लगा चुकी थी कि कौन कौन से सिक्योरिटी गार्ड किस किस टॉप लीडरशिप की सुरक्षा में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी पता कर लिया था कि खामेनी की सुरक्षा में कौन कौन से गार्ड हैं और उनका मोबाइल भी हैक। और उसी मोबाइल के ज़रिए जो सिक्योरिटी गार्ड 28 फरवरी को बाहर थे उस बिल्डिंग के जहाँ ये ऑपरेशन हुआ, उन्हीं में से एक सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल से एग्जैक्ट टाइमिंग और ये भी पता चला कि कितने लोग पहुँच चुके हैं। और उसके बाद ये सिग्नल इजराइल जाता है और फिर वहाँ
से ऑपरेशन की शुरुआत होती है और सुबह 9:40 पर तेहरान की उस इमारत में बॉम्ब गिराए जाते हैं, जिनमें करीब 40 लोगों की मौत होती है, जिनमें आयतुल्ला खामेनी भी थे। तो CIA ने कैसे सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल और सिक्योरिटी गार्ड्स को आइडेंटिफाई कर खामेनी तक अपनी पहुंच बनाई, और कैसे उसी वक्त मोसाद ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स और बाकी के जितने भी CCTV कैमरे थे उनको हैक कर उस बिल्डिंग और VVIP मूवमेंट के बारे में पूरी स्टडी की। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये उस ऑपरेशन की अपडेट थी। आने वाले वक्त में हो सकता है कि खुद इजराइल इस ऑपरेशन को और भी पब्लिक करे, क्योंकि ज़्यादातर केसों में मोसाद कुछ वक्त के बाद अपने सारे ऑपरेशन की डिटेल पब्लिश कर देता है, लेकिन यहाँ जब तक उसके एसेट या जासूस कौन कौन हैं ईरान में, तेहरान में, तो शायद अभी ख़तरा हो, तो इसलिए नहीं करे इस वक्त, और हालात भी नहीं है। तो ये तो हो गई उस ऑपरेशन की बात। बरसों से ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये कितनी अजीब कहानी है कि एक दौर था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के बेहद गहरे दोस्त थे। एक ऐसे दोस्त जो न सिर्फ आपस में बिजनेस किया करते थे, बल्कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, वो कई ऑपरेशन या कई टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में ईरान की मदद किया करता था। मतलब जो आज मोसाद ईरान और तेहरान के लिए सरदर्द है, ये मोसाद एक वक्त ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए एक दोस्त के तौर पर काम करता था। इन दोनों की दोस्ती की कहानी शुरू होती है 1948 के बाद। 1948 में जब पहली बार 5 मई को अंग्रेज़, चूँकि इजराइल जो तब वो पूरा इलाका था फ़लस्तीन, उस पूरे इलाके पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। 1948 में अंग्रेज़ उसे छोड़कर चले जाते हैं, जैसे उससे 1 साल पहले 47 में इंडिया से चले गए। पर यहाँ से जाते जाते उन्होंने 2 टुकड़े किए, इंडिया और पाकिस्तान, ताकि लड़ते रहो, क्योंकि उनका काम ही है फूट डालो राज करो। सेम हरकत यही की अंग्रेज़ों ने इजराइल और फ़लस्तीन के साथ। जब अंग्रेज़ वहाँ से गए तो उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए उस पूरे ज़मीन के। एक टुकड़े इजराइल को दे दिया और एक पे कहा फ़लस्तीनियों तुम्हारा है। अब चूँकि उससे पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करने आए थे, वो पूरा इलाका फ़लस्तीनियों का था, यहूदियों का कोई देश था नहीं। यहूदी इधर उधर भटकते उस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों को मारा जा रहा था, ख़ासतौर पर नाजियों के ज़रिए, तब यही यहूदी इसी अमेरिका, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाते थे कि आप हमें शरण दे दो। उन लोगों ने कोई मदद नहीं की। अमेरिका का ये रूप अब दूसरा रूप है। तब फ़लस्तीन और वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है, आप आओ, आप यहाँ रहो। वो बंजर ज़मीनें हुआ करती थी और वो वहाँ रहने लगे। 1948 में जब बंटवारा हुआ तो इस बंटवारे के हिसाब से ये हुआ कि 55%, 55% ज़मीन फ़लस्तीनियों के हिस्से में आए और 45% इजराइलियों को दे दिया गया। और इसी 45% ज़मीन पर जब इजराइलियों को उनको सुपुर्द कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो मई 1948 में पहली बार इजराइल ने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित किया, यहूदियों का इस दुनिया में पहला देश। इस पहले देश और उस वक्त तक अरब के जो मुस्लिम देश थे उन्होंने मान्यता नहीं दी फ़लस्तीन की वजह से, क्योंकि उनका मानना था कि ये फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, यहूदियों की नहीं। तो मान्यता दे दी। इसके बाद पहला जो मुस्लिम देश था वो था तुर्की। अभी जो तुर्की है उसने इजराइल को मान्यता दी, फर्स्ट मुस्लिम कंट्री। तब तक ईरान में इधर पहलवी की हुकूमत थी, जो शाह पहलवी और शाह रज़ा पहलवी वहाँ के राजा थे, और पश्चिम देशों से उनकी अच्छी दोस्ती थी। अरब के देशों से इतनी बनती नहीं थी, और ईरान उस वक्त एक दूसरा ईरान हुआ करता था, बहुत खुले विचार का। और अमेरिका के साथ शाह पहलवी की अच्छी खासी दोस्ती थी, तो अमेरिका के साथ भी ईरान के रिश्ते बड़े अच्छे थे। बिजनेस, व्यापार। ईरान उस ज़माने में फैशन का हब माना जाता था। पेरिस तब नहीं था, ईरान था। तो उस वक्त जब इजराइल का गठन हुआ और तुर्की ने दिया, उसके बाद पहली बार 1952 में ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दे दी एक देश के तौर पर। ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम कंट्री था
जिसने इसराइल को मान्यता दी। अरब देशों ने नहीं दी थी। अरब देश और ईरान की बनती नहीं थी। उधर राजा सैयद जो शाह रज़ा पहलवी उनकी हुकूमत। तो जब मान्यता दे दी तो फिर जो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका ईरान में आना जाना, उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। फिर तेहरान में बाद में इसराइल की एम्बेसी खुली, दूतावास, और तेहरान ने भी वहाँ खोला इसराइल में, और अब इनकी दोस्ती चलती रही। करीब जून 1967 की बात है ये। जून 1967 में मिडिल ईस्ट में अचानक एक जंग छिड़ी। इस जंग में इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया था। इस जंग में तब ईरान शामिल नहीं था, लेकिन इसी जंग के दौरान इसराइल के खिलाफ जो चली, मिस्र ने एक इम्पॉर्टेंट सुएज नहर है उसे बंद कर दिया। अब सुएज नहर जब बंद किया 1967 में, और वो जो 6 दिन की जंग थी जिसकी कहानी पहले आपको सुना चुका हूँ, जिसमें कई देश थे और लेकिन इसराइल अकेला और भारी पड़ा और जीत गया। लेकिन ईरान इस जंग में शामिल नहीं था इसराइल के खिलाफ, क्योंकि तब ईरान और इसराइल दोस्त हुआ करते थे। तो इस जंग के बाद मिस्र ने सुएज नहर को बंद कर दिया। अब सुएज नहर बंद करने से कई देशों पर असर पड़ा और उस पर इसराइल को भी असर पड़ा। उसकी वजह ये थी कि असल में जो सुएज नहर है इसका बिजनेस के लिए पूरा समुद्री रास्ता यूज़ होता था। 12% जो ट्रेड का सामान था पूरी दुनिया का, 12% वो इसी सुएज नहर से होकर दुनिया भर के अलग अलग देशों में ले जाया जाता था। इसके अलावा जो कंटेनर होते थे अलग अलग सामान से लेकर ऑयल, तेल, गैस, सारी चीज़ें, 30% पूरी दुनिया में जो पहुंचता था उसका 30% इसी सुएज नहर से होकर गुजरता था। अब मिस्र ने इस जंग के बाद इस सुएज नहर को बंद कर दिया तो ये सारे ट्रेड के रास्ते बंद हो गए। अब बड़ी मुश्किल, उसमें इसराइल को भी मुश्किल, ईरान को भी मुश्किल। तो इनकी दोस्ती का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, इसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि जब सुएज नहर बंद हो गया तब पहली बार ईरान और इसराइल ने मिलकर एक सीक्रेट समझौता किया। एक सीक्रेट समझौता, एक पाइपलाइन बिछाने का, एक ऐसा पाइपलाइन बिछाने का जिससे ईरान उसी रास्ते से होकर इसराइल और दुनिया के दूसरे देशों में तेल सप्लाई कर सके, क्योंकि ईरान में तेल काफ़ी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसराइल खुलेआम किसी ऐसे देश से तेल नहीं ले सकता था जो उसी अरब मुल्क का एक हिस्सा है, ईरान। हालांकि ईरान की और बाकी की बनती नहीं थी, लेकिन ये है कि अब मिस्र भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, सभी है, और फिर उनकी तरफ से भी जो तेल आ रहा है इसी रूट से होकर जा रहा। तो एक तरफ आप जंग लड़ रहे हो, फिर उनका आप तेल यूज़ कर रहे हो, तो बड़ी वक्त बढ़ जाती। तो इसीलिए इसको बड़ा सीक्रेट रखा गया। ईरान और इसराइल ने मिलकर एक सीक्रेटली पाइपलाइन बिछाने का काम किया जो करीब 245 किलोमीटर लंबी थी, और इसके ज़रिए अब तेल पहुँचने लगा। लेकिन ये पाइपलाइन ईरान और इसराइल दोनों का नहीं है, इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया। तो इसके लिए कुछ यूरोपियन कंपनी के फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए कि ये पाइपलाइन उनकी है, ये बिछाने का काम उनका है, और ये सब, इससे इसराइल ईरान का कोई लेना देना नहीं है। और ये चलता रहा। 67 में ये जंग हुई थी, और उसके बाद 68 में इस वेंचर पर काम शुरू हुआ, फिर ये बना, और अगले बरसों, कई बरसों तक इस पाइपलाइन के ज़रिए ईरान और इसराइल गुप्त रूप से ये सारा कारोबार और तेल, ये सारी चीज़ों का करते रहे। लेकिन फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक दिन पता चल गया कि ये जो अलग अलग यूरोपियन और दूसरी कंपनियों के नाम हैं ये सब फेक है। असल में ये ईरान और इसराइल का खेल है। ये दोनों दोस्ती करके सिर्फ इसलिए कि सच्चाई बाहर ना आए, दूसरे नामों से ये पूरा तेल और ये सप्लाई कर रहे हैं। और ईरान अपने तेल इसराइल को बेचा करता था और इसराइल खुशी खुशी लेता था। जब CIA में इसका खुलासा हुआ तो फिर ये हुआ कि क्या किया जाए। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें होती तब तक ये भी था कि इसराइल के साथ और भी बिजनेस थे। इसराइल टेक्नोलॉजी के साथ ईरान को सपोर्ट कर रहा था, इसराइल बिजनेस में सपोर्ट कर रहा था। इसराइल की जो सरकार थी और जो ईरान की सरकार थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी। और चूँकि अमेरिका ईरान का दोस्त था और अमेरिका इसराइल का भी दोस्त था, तो ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई और सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दौरान में
70s में अचानक जो शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत थी वहाँ, उसके ख़िलाफ़ ईरानी जनता सड़कों पर आ गई और इसको लीड किया आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने। और उसके बाद वहाँ लंबी एक लड़ाई चली, फिर खुमैनी को ईरान से निकलना पड़ा, अलग अलग 2-3 देशों में रहे। फिर 1979 में वो वापस तेहरान लौटे। 79 में जब वो लौटे, उससे पहले तक भी ईरान और इजराइल के बीच में दोस्ती कायम थी, ट्रेड कायम था, एक दूसरे से समझौता था, मिलिट्री तक में एक दूसरे की मदद करते थे, खुफिया एजेंसी मदद करते थे, बिजनेस में मदद, तेल में मदद, और कोई इशू नहीं। लेकिन जैसी 79 में शाह रज़ा पहलवी की सरकार गई और वहाँ पर खुमैनी आए, जिनका शुरू से था कि ईरान को एक इस्लामिक कंट्री बनाना है, और वो बना 1979 में। और उनके बनने के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते अब ख़त्म होने शुरू हुए, क्योंकि उस वक्त एक साथ दो चीज़ें हुई। इधर ईरान में तख्ता पलट हुआ, खुमैनी आए, उधर तब तक इजराइल जो है अब 1948 के बाद 1979 तक अपना दायरा फैला रहा था। जो 45% ज़मीन का टुकड़ा उसे बंटवारे के वक्त मिला था, वो बढ़ते बढ़ते अब करीब 60-70% हो चुका था। वो जब तब फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करता, उनकी ज़मीन को हड़पता, और धीरे 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 करके फ़लस्तीन आखिर में 12% ज़मीन के टुकड़े पर सिमट कर रह गई। जिस फ़लस्तीन के पास 55% ज़मीन थी, फ़िलहाल 12 है, और जिस इजराइल के पास 45% थी, अब वो सारी ज़मीन लगभग एक तरह से आप 12 और 6 अगर यरूशलेम का हटा दें, जिस पे किसी संयुक्त राष्ट्र का कब्ज़ा है, तो 12, 6, 18, बाकी के आप मान कर चलिए कि फिर 82% पूरी फ़लस्तीन और इजराइल की जो ज़मीन है इजराइल के कब्ज़े में है। तो इन चीज़ों को लेकर जब उधर खुमैनी ने तख्ता पलट किया और इस्लामी क्रांति आई, इस्लामिक हुकूमत आ गई, तो फिर ये हुआ कि नहीं, इजराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, और गज़ा पर और बाकी जगहों पर जो हमले थे, और यरूशलेम की उस 35 एकड़ की ज़मीन को लेकर, जिस पे मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों दावा करते हैं, तो फिर ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल गई, और अब तेहरान जो है वो इजराइल को अपना दुश्मन मानने लगा। और फिर तेहरान ने डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों शैतान हैं। उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म हुए। जो एम्बेसी थी तेहरान में इजराइल की, उसको बंद करना पड़ा। जो वहाँ एम्बेसी थी इजराइल में ईरान की, उसको उन्होंने इजरायली एम्बेसी की जगह पर फ़लस्तीन की एक एम्बेसी के तौर पर अपना सुपुर्द कर दिया। उसके बाद आवाजाही बंद हो गई, एयर रूट बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, तेल की ख़रीद फरोख्त, ख़रीदना बेचना ये बंद हो गया। यहाँ तक कि ईरान ने पासपोर्ट तक जो इजरायली थे उसको इलीगल करार दिया, कहा हम इजरायली पासपोर्ट को नहीं मानेंगे। साथ ही फिर ईरान ने इजराइल को मान्यता जो दिया गया था उस वक्त वापस ले लिया। जैसे ये कि इजराइल ने भी पलटवार करके कहा कि हम भी ईरान को मान्यता नहीं देते। तो उसी के बाद धीरे 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 ये दोस्ती ख़त्म होती गई, लेकिन फिर भी झगड़ा लड़ाई वैसे नहीं थी। लेकिन वक्त बीता, फिर जब ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और ऐसे संगठन जो फ़लस्तीन में लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सीरिया में जो थे उन सबको, तो फिर और वो लोग सीधे एक इशारे पर फ़लस्तीन में रहकर जब इजराइल से लड़ते, तो सीधे धीरे धीरे आया कि ईरान अब इन लोगों को हथियार और पैसों से मदद कर रहा है, और इसी के बाद ये दुश्मनी बढ़ती गई। और धीरे धीरे फिर जब ये हमले होते गए, तो आखिरकार फिर ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने आते गए। इसके बाद तो रॉकेट और बम ये एक दूसरे देशों पर बरसाने लगे, और अब हाल ये है कि 6 दिन की जंग हो चुकी है। एक रिपोर्ट आई है कि करीब 1250 से ज़्यादा ईरान के लोगों की मौत हुई है इन 6 दिनों की जंग में। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौत हुई है। इजराइल के भी जो है बहुत सारे बिल्डिंग खंडर हो चुके हैं। मतलब तबाही हर तरफ है। मिडिल ईस्ट के कई देश जो इस जंग का डायरेक्ट हिस्सा नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकी बेस को उन्होंने इजाज़त दे दी इस्तेमाल करने की, उसकी वजह से वहाँ बमबारी है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे ब्रिटेन हो, स्पेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन लोगों ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। अमेरिका ने तो स्पेन से कहा है कि अब हम आपके साथ कोई डील, ट्रेड, सारे समझौते ख़त्म, रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं,
क्योंकि स्पेन ने कहा कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आपको ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देंगे। दूसरी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से इजराइल के कहने पर ईरान पर यह हमला किया, लास्ट ईयर जून को छोड़ दें तो ये सिर्फ दूसरी बार है जब अमेरिका डायरेक्ट ईरान के साथ जंग कर रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब अमेरिका के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। बहुत सारे दुनिया के जो देश हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने जंग शुरुआत खुद की, आप लड़िए, हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और ईरान की धमकी साफ है कि जो अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने देंगे वो भी उसकी नज़र में उसके दुश्मन होंगे। एक खबर ये भी है कि आज 28 फरवरी के बाद आज 6 बल्कि 5 मार्च है, आज भारत सरकार ने ऑफिशियली आयतुल्ला खामिनी की मौत पर शोक जताया है। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बल्कि वो दिल्ली में मौजूद ईरानी एम्बेसी गए और वहाँ जाकर उन्होंने खामिनी की मौत पर अपना शोक व्यक्त किया। रजिस्टर में जो कुछ लिखना है वो भी लिखा। फ़िलहाल ये जंग जारी है, कब तक जारी रहेगी पता नहीं, लेकिन बर्बादी हर तरफ हो रही है और इसमें आगे जो भी होगा आप तक अपडेट ज़रूर देंगे, क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। दूसरी तरफ अगर जंग से हटकर बात करें